हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं समतल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण चलेगा अभी। ठीक है, तो समतल दर्पण में देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए ये एक आपका मिरर है और इस मिरर से कुछ दूरी पर यहां पे एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये दूरी हम ले लेते हैं डी। चलिए इसको बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा अभिलंब है, यहीं पे कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, तो कैसे बनेगा प्रतिबिंब देखते हैं जरा। हम इस पे कुछ आईज बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी आंख है, थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं और ये हमारी आंख है। ठीक है, ये दर्पण है, मिरर है हमारा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वो हमारी आंखों पे गिरेगी। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे हम रे? इस तरह से एक रे आई, ऐसे गई, टकराने के बाद ये हमारी आंखों पे गिरी। ठीक है, और ये जहां से आती हुई प्रतीत हुई, इसका मतलब ये, तो यहां पे आपकी बनेगी इमेज। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा जहां से आती हुई। अब ऐसी बहुत सारी रे होंगी, है ना, जरूरी नहीं है कि एक ही रे हो, बहुत सारी रे होगी। कुछ इस पे गिरी होगी, आंखों पे गिरेगी, और जो भी आपकी इमेज डायरेक्टली आंखों पर जा रही है ऐसे, इसकी वजह से आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। पहले तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दे रहा है देखें। ऑब्जेक्ट से कुछ रे निकली और वो कहां पे गिरेगी? हमारी आंखों पे गिरेगी इस तरह से। तो हमें क्या दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद हमारी आंखों पे गिरेगी और हमें क्या दिखाई देगी? हमें उसकी इमेज दिखाई देगी, क्योंकि ये जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है वो ये पॉइंट है। ये रे यहां से टकराने के बाद आंखों पे गई और ये रे जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है वहां पे हमें क्या दिखेगी? इमेज दिखेगी। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी रे होगी, है ना। पहले तो हम इस पे चर्चा करते हैं कि मान लीजिए ये आपका अभिलंब है। अगर ये θ1 पे गई तो θ2 पे ये लौट के हमारी आंखों पे जाएगी। θ1 पे ही ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये θ1 पे गिरी तो θ1 पे ही ये वापस जाके टकराएगी और ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, दूसरी रे की बात चर्चा करते हैं हम। दूसरी रे जो होगी वो इस तरह से कुछ जाएगी। ठीक है, कहीं भी जा सकती है, गई और ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। और ये आती हुई कहां से दिखी? तो पहले तो इस पर चर्चा करते हैं कि क्या ये इसी पॉइंट से आती हुई दिखेगी या कोई और पॉइंट भी हो सकता है। हो सकता है वो यहां से आती हुई दिखे, यहां से आती हुई दिखे। पहले तो ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो कहां से आती हुई दिखेगी। तो देखिए मैं इसका एक प्रूफ बता रहा हूं कि अगर ये θ1 है तो ये Z बन गया, तो ये भी आपका θ1 हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से ये कोण है, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, तो ये आपका ये भी क्या हो जाएगा? θ1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 90 है, 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। अब इन दोनों त्रिभुजों को आप देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को आप देखोगे तो ये θ1, ये 90 और ये 90, ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। और ये भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होगा? इसको कहते हैं सर्वागसम, है ना। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वागसम त्रिभुज होंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे दोनों के दोनों। अब देखिए दूसरी रे भी जा रही है। इसका मतलब हमारे पास ये रिजल्ट तो आ गया कि ये जो दूरी होगी ये दूरी डी होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी? डी हो जाएगी। ठीक है, जो ये दूरी होगी वो भी यही दूरी हो जाएगी। और इसी तरह से जो ये रे आ रही है ये पीछे से आती हुई दिखेगी, तो हमें ये पता करना है कि ये रे भी इससे आती हुई दिखेगी या कोई और पॉइंट भी हो सकता है। हो सकता है कि मैंने सेम बना दिया, चलो सेम नहीं बना रहे हम, सेम मान भी नहीं रहे कि ये सेम है। मैं मान लेता हूं कि ये जो कोण है वो θ2 है, तो ये भी कितना होगा? θ2 होगा। दोनों कोण θ2 हो गए। ये हमारा अभिलंब है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये रे इधर से ही आ रही है
है ना। तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम कि कैसे प्रूफ होगा। देखिए अब ये दूरी d मुझे पता चल गई, यानी कि ये दूरी हमारी d है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है, ये हमें पता चल गई ऊपर वाले ट्रायंगल से, और ये भी कितनी है, d है, ये दोनों दूरियां d हैं। चलिए ये दूरी d है, ये θ2, ये आपका कोण हो गया θ2, तो ये भी कितना होगा θ2, और ये कोण भी कितना होगा θ2, ठीक है। और ये भुजा जो होगी वो इसकी कॉमन भुजा होगी और एक एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कोण भी दोनों, ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वागसम हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वागसम हो जाएंगे। देखिए ये दूरी सेम है, ये भुजा ओबेनिस्ट है, ये 90 है, ये कोण और ये कोण बराबर हैं, या ये कोण नहीं भी ले रहे हम, ये बराबर है, ये तो हमें पता ही नहीं है। चलिए दो एक 90 हो गया, एक भुजा ओबेनिस्ट हो गई और एक अन्य भुजा हो गई, तो इससे ये सर्वागसम हो गया। इसका मतलब ये जो कोण होगा, ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब जो आपकी रे आ रही है वो इसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी और यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये इमेज बनेगी। तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या सीखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वही होगी जो दर्पण से वस्तु की दूरी है, यानी कि ये दूरी हमेशा बराबर रहेगी, जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब सदैव आकार में समान होगा और वो आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी कैसे, आकार में समान, जितना इसका साइज है उतना इसका साइज होगा, और उसी तरह से प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आभासी किरणों से बन रहा है, जो रे हैं वो वास्तविकता में नहीं आ रही हैं, वो केवल आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा इमेज का फॉर्मेशन, इसको कहते हैं इमेज फॉर्मेशन। ये इमेज फॉर्मेशन हमें रे कैसी दिखेगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही ध्यान रखना है कि कैसे हमें इमेज बनाना है। अब इमेज बनाने के लिए इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे जितनी दूरी पर वस्तु रखी उतनी दूरी पर क्या बनाएंगे, इमेज बना देंगे, और एक लंबवत रेखा पर बनाएंगे जो दर्पण से लंबवत जा रही है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इमेज फॉर्मेशन के दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक मिरर रखा है जो ओरिजिन से एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे एक वस्तु रखी है जिसको मैंने नाम दिया ओ, ये 2 मीटर दूरी पर रखी है, यानी कि इसके जो निर्देशांक हो गए वो हो गए 2,0, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि इमेज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कि इमेज कहाँ बनेगी ये आपको बताना है, उसके निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। ये दूरी 2 मीटर है, तो इमेज बनाने का तरीका क्या, इमेज अनंत रे से बनती है, लेकिन हमारे जो काम की रे है वही हमें बनानी है। हमने क्या सीखा, कितनी दूरी पर बनती है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उतनी दूरी पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और वो दूरी कहाँ से ली जाएगी, वो दूरी ली जाएगी इस मिरर से लंबवत, ठीक है। तो लंबवत हम एक लंब बना लेते हैं इस पे, ये हमारा लंब है, ये लंब है हमारा, ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री। तो अगर जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी कई इमेज प्लॉट कर लेता हूँ, ये आपकी इमेज बन गई। इसके निर्देशांक आपको बताने, तो आप इसको इससे मिला लीजिए। ये बात ध्यान रखना, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, ठीक है। तो इमेज यहाँ बन रही है, मुझे इसके निर्देशांक निकालने। तो निर्देशांक निकालने के लिए अब देखिए, तो ये दूरी और ये दूरी समान है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि टोटल कोण जो हो गया वो 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम है, देखिए कि ये जो इमेज है यहाँ पे है, ठीक है, और ये कोण है आपके पास 60 डिग्री का, और ये जो दूरी है ये दूरी आपके पास 2 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कितने होंगे इसके निर्देशांक, इसको ऐसे मिला लो,
ऐसे, ठीक है। जो भी आपकी इमेज बन रही है तो इसके जो निर्देशांक होंगे, ये दूरी भी 2 मीटर हो गई, ठीक है, ये 2 मीटर, तो ये भी आपकी 2 मीटर होगी। चलिए इसके निर्देशांक आपको बताने, इतना हिंट मैंने दे दिया है। चलिए आप निकालिए इसके निर्देशांक जो होंगे वो होंगे r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। तो इसके हिसाब से इसका x निर्देशांक होगा r cos थीटा, तो वो आपके पास r आ गया 2 और cos 60 डिग्री, यानी कि निर्देशांक आएंगे 2 इंटू 1/2, तो 1। और y निर्देशांक जो होगा वो होगा r sin थीटा बराबर 2 sin 60 डिग्री, तो आपके पास आ गया 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो निर्देशांक आ गए 1, 1, √3, ठीक है। ये इसमें पूरी गणित है और कुछ भी नहीं है, गणित के हिसाब से निकाला गया है। ये दूरी 2 मीटर है, तो आपको इसके जब निर्देशांक निकालने हैं तो इसको त्रिभुज बना लीजिए, चाहे तो आप इस तरह से। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये 2 मीटर है तो ये दूरी भी 2 मीटर ही होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। 2 मीटर है, ये 30, ये भी 30, ये दूरी समान, ये दूरी समान, ये दोनों 90, तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सर्वागसम हो चुके हैं। सर्वागसम होने की वजह से ये दूरी जो है वो 2 मीटर है। अब इसको हटा दीजिए, ये दूरी आपको निकालनी है। ये इसका x निर्देशांक होगा और ये इसका y निर्देशांक होगा। अब इसमें लगा लीजिए ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसमें लगाओगे आप तो cos थीटा कैसे लिखा जाएगा, अगर मुझे ये दूरी निकालनी है तो cos थीटा लिखा जाएगा। cos थीटा कैसे लिखा जाएगा, x बटे 2, ठीक है, x बटे 2, तो cos थीटा का मान रख लो। इसी तरह से sin थीटा कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा y बटे 2। मैंने यही करा है और कुछ नहीं करा है। जो निर्देशांक होते हैं वो r cos थीटा और r sin थीटा इसी तरह से होते हैं ना, ठीक है। तो ये x है, ये आपका r है, तो x बटे 2 बराबर cos थीटा और y बटे 2 बराबर sin थीटा। तो ये इसके निर्देशांक आ गए, है ना। मैं इसके निर्देशांक लिख देता हूँ, तो ये आएंगे 1, √3, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके निर्देशांक कितने हैं, इसके निर्देशांक है -3 और ,0, x एक्सिस पे है माइनस में, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इससे हमें बताना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इससे एक लंब बनाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप ओरली भी दे सकते हो। हमने लंब बना लिया और यहाँ पे आपकी कोई इमेज बनेगी, ठीक है। मुझे कैसे पता चला यहाँ बनेगी, क्योंकि जितनी दूरी है उतनी दूरी ये बनेगी, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो आप बताइए इसके निर्देशांक क्या होंगे। देखिए ये दूरी अगर -3 है या 3 है तो ये दूरी भी कितनी होगी, ये दूरी भी 3 होगी, लेकिन ये y एक्सिस पे, जिसकी वजह से इसके निर्देशांक 0,3 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये दूरी समान है, ये दूरी d है, तो ये दूरी भी कितनी है, d है। दोनों दूरियां कैसी है, d है। और ये कोण कितने का है, ये कोण 90 का है, ये कोण कितने का हो जाएगा, 45 का। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सर्वागसम हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूरी जो है वो 3 है, क्योंकि ये भी 3 है, तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0,3, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसी से इमेज फॉर्मेशन से। तो एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं एक समतल दर्पण ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। मैंने वस्तु रखी यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब सोचिए क्या इसका प्रतिबिंब इसमें बन सकता है। देखिए ये थोड़ा ऊपर है ना, ये ऊपर है, तो क्या इसका प्रतिबिंब इस मिरर के अंदर बनेगा या नहीं बनेगा, पहली चीज तो। और बनेगा तो इसको दिखाई देगा या नहीं देगा, चलिए देखते हैं इसकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। तो हमने क्या करा, इसकी इमेज बनाने की कोशिश करी। अब इमेज बनाए तो आपने तो कहा था सर कि लंबवत डालिए, लंब बनाइए, किस पे, दर्पण पे लंब बनाइए। तो अगर दर्पण छोटा है तो आप क्या करेंगे, उस दर्पण को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से दर्पण को थोड़ा आगे बढ़ा लें, जिससे लंब बनाने में आसानी हो जाएगी। ये मैंने इस पे लंब बना दिया, ठीक है। अब इसी लाइन पे इमेज आएगी, ठीक है। यहां से हमारा मिरर है स्टार्ट, तो इमेज कैसे बनेगी देखते हैं। इमेज जो बनेगी, मान लीजिए
ये रे आई, ये टकरा के इधर चली गई और ये आती हुई कहाँ से दिखी, यहाँ से, यानी कि इमेज यहाँ चली गई। ठीक है, और दूसरी रे आई यहाँ पे, वो भी कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, और ये कहाँ से आती हुई दिखी, वहीं से आती हुई दिखी, है ना, वहीं से आती हुई दिखेगी दोनों रे। अब मैंने जो दो रे लिए हैं वो दोनों की दोनों, एक तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लिए और एक एंड वाले पॉइंट से लिए, बाकी जितनी भी रे होंगी वो इसी पे गिरेंगी, यानी कि इसके बीच में अनंत रे आएंगी, यहाँ पे अनंत रे आएंगी। मैंने आपको केवल 2 रे बताई हैं, ये रे यहाँ से टकराई स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली, इसके बीच में बहुत सारी रे हो सकती हैं, वो भी इससे टकराई, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल 2 रे से मतलब है, जो स्टार्टिंग वाली है और लास्ट वाली है। अब देखिए इसकी इमेज तो इसमें बन रही है, बिल्कुल बनेगी। जब आप मिरर को सामने ना रख के थोड़ा ऊपर रखते हैं तो क्या होता है कि इमेज जो होती है नीचे बैठे व्यक्ति की बनती है, बिल्कुल बनती है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देती। अब दिखाई किसको देगी इसकी बात करते हैं, तो दिखाई जो देगी, जो यहां से देखेगा, जो इस एरिया से देखेगा, उसको इसकी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इमेज का फॉर्मेशन है। जब भी आपको इमेज दर्पण जब छोटा दिया जाए, छोटा दर्पण है, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, आगे बढ़ा लें, आगे बढ़ाने के बाद लंब बनाएं और उतनी ही दूरी पर, कितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर कौन रखा हुआ है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर क्या बना देंगे आप, उसका प्रतिबिंब बना देंगे और आपको इमेज फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा। यानी कि इसकी इमेज जो दिखेगी वो यहां दिखेगी और इसको नहीं दिखेगी, दिखेगी किसको, इसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। हालांकि इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है, ये इस व्यक्ति को दिखाई देगी जो इस क्षेत्र में आएगा। ये व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं है, इसलिए इस व्यक्ति को अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन यही है कि इमेज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपकी जो है दर्पण ऐसा रखा हुआ है और दर्पण के पीछे वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा है, उसके निर्देशांक क्या है, -3,2। तो मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर इस तरह का मिरर है तो आप मिरर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, आगे बढ़ा लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस पर लंब बनाएंगे, लंब कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये लंब बन गया। चलो, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये 45, तो ये भी कितने का होगा, 45 का, और ये भी कितने का होगा, 45 का। ठीक है, दोनों कोण। अब देखिए ये दूरी कितनी है, ये दूरी d है और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है कैसा हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वागसम ट्राइंगल हो गया, सर्वागसम ट्राइंगल हो गया। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये y अक्ष पे जो दूरी है वो 3 है, इसलिए इसके निर्देशांक लिखे जाएंगे 0,-3। समझ में आया सबको। ठीक है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी 3 हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी भी कितनी है, 3 है। और ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सर्वागसम है। देखो कैसे, ये हमने लंब बनाया, ये 90 तो ये भी 90, ये 45 तो ये भी 45, तो जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी हो जाएगी। ठीक है, 3 कोण बराबर, तीनों कोण बराबर है, ये 90, ये 45 और ये भी 45 ही होगा, ये 90, ये 45 तो ये भी 45 होगा। ये दोनों दूरियां बिल्कुल बराबर हैं, ये दोनों दूरियां बराबर होने की वजह से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे, यानी कि सर्वागसम होंगे, सर्वागसम ट्राइंगल होंगे। तो सर्वागसम होने की वजह से ये भुजा 3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और y अक्ष पे 3 जो लिया जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ है तो -3 लिया जाएगा, और ये वाला क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए आगे समझते हैं इस कंसेप्ट को। अभी तक जो मैंने वस्तुएं ली थी वो कैसी ली थी, बिंदुवत ली थी। अब मैं जो ऑब्जेक्ट लिया है मैंने वो कैसा लिया है, रेखीय ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी आपको पता है, हालांकि कैसी बनेगी, लेकिन फिर भी उसका फॉर्मेशन हम सीख लेते हैं कि इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो हमने क्या कंसेप्ट सीखा था, जो बिंदु है इसको 2 बिंदु मान लो, ये ए और ये बी। आपको क्या करना है, इससे लंब डालना है, लंब बनाइए, और जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर कौन होगा, वो बिंदु होगा ए। ठीक है, वो बिंदु हो जाएगा ए, और इससे लंब डालिए, इससे लंब डालेंगे, जितनी दूरी पर ये है बी उतनी दूरी पर ये बी बन जाएगा, और इसकी इमेज जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ये ए और ये बी। तो रेखीय वस्तु अगर हो, कोई हाइट वाली वस्तु हो, तो उसका इमेज फॉर्मेशन इस तरह होगा, बी ऊपर आएगा और ए इधर आएगा। कई बच्चे इसकी इमेज ऐसे बना देते हैं,
ऐसे, ये बी और ये ऐसा नहीं बनेगा, ये इस तरह से आपको इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए कि इस ए बी की इमेज कैसे बनेगी। तो देखिए सारे कंसेप्ट इसी में यूज करते हैं, बिंदुवत वस्तु की तरह करेंगे, और इसमें जो मिरर है, मिरर के पीछे वस्तु रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे, मिरर को हमने आगे बढ़ा दिया ऐसे। ठीक है, और क्या करेंगे, इस पे एक लंब डालेंगे, लंब बनाएंगे। चलिए, ए बिंदु से लंबवत दूरी ये और बी बिंदु से लंबवत दूरी ये, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी। देखिए ये जो पॉइंट आएगा वो ए डैश आएगा आपका, और ये पॉइंट आएगा बी डैश, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरह से यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो ये जो इमेज है वो यहाँ आ गई है। ठीक है, ये मैंने मिरर को इसको एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा। तो इमेज बनाने का तरीका आपने सीख लिया होगा कि इमेज कैसे बनती है। इमेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट से एक लंबवत दूरी निकालिए, लंबवत रेखा बनाई है, जैसे मैंने ये बनाई है, लंबवत रेखा बनाई है, और उतनी ही दूरी पर इमेज बनाई है जितनी दूरी पर कौन है, वस्तु है। अगर रेखीय भी आ जाती है तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ एक बिंदु मानना है, यहाँ एक बिंदु मानना है, और उसका फॉर्मेशन इस तरह से कर देना है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे फील्ड ऑफ व्यू की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं फील्ड ऑफ व्यू की तरफ, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है दृश्य क्षेत्र। और दृश्य क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जहां से इमेज दिखाई देती है, वह क्षेत्र जहां से इमेज हमें दिखाई देती है। जरूरी नहीं है कि इमेज बन गई तो हमें दिखाई देगी। देखिए कैसे, कि मान लीजिए मैं एक मिरर लेता हूं, ये मैंने एक मिरर लिया और यहां पे मैंने एक वस्तु को रखा। ठीक है, तो इसका दृश्य क्षेत्र क्या होगा, इसको टॉपिक को ढंग से कीजिए क्योंकि इसमें IITs वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये। ठीक है, तो दृश्य क्षेत्र आपको निकालना है, तो क्या करिए, पहले तो इमेज बनाइए। इमेज बनाने का तरीका, एक परपेंडिकुलर लाइन बना लीजिए, किस पे, दर्पण पे, मिरर पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। अब मुझे क्या करना है कि इससे एक रे निकालनी है, इसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाके टकराए, और वो परावर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगी, और ये रे कहाँ से आती हुई दिखेगी, वहाँ आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी रे निकालिए यहाँ पे, और ये टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी, और ये कहाँ से आती हुई दिखेगी, यहीं से आती हुई दिखेगी, हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से आती हुई दिख रही है, तो ये जो वाला जो क्षेत्र होता है, ये इसमें जो भी व्यक्ति आएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इधर बैठा है तो उसको इसकी इमेज नहीं दिखाई देगी, इस यहाँ बैठा है तो उसको दिखाई देगी, यहाँ वाले को नहीं दिखाई देगी, यानी कि यहाँ के क्षेत्र में कोई फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, यहाँ के क्षेत्र में भी कोई फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू बनेगा वो क्षेत्र ये वाला है। ठीक है, ये वह क्षेत्र है जहां से इस व्यक्ति को इसकी इमेज पूरी की पूरी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। मैं एक और फॉर्मेशन बता देता हूं, देखिए थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझिए। क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए मैंने फिर से एक मिरर लिया, और मैंने इस बार वस्तु को यहां रखा, तो आप खुद जानते हैं कि इस वस्तु की इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ठीक है, अभी बता चुका हूं मैं थोड़ी देर पहले कहां बनेगी। इसको बनाने का तरीका, आप क्या करेंगे, इसको मिरर को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, आगे तक बड़ा कर लिया। ठीक है, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, तो एक परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब इसी लाइन पे इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज बनानी है हमें। इमेज बनाने का तरीका हम क्या करेंगे कि इससे एक लाइन निकालेंगे, इससे एक लाइन निकाली हमने, जो कहाँ गई, टकराने के बाद यहाँ गई। इधर से कोई लाइन टकरा के नहीं जाएगी, जितनी भी रे जाएंगी वो इस एरिया के अंदर जाएंगी। ठीक है, इससे बाहर कोई नहीं जाएगी। तो ये जहां से आती हुई दिखी, तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। देखिए अब वापस से बता रहा हूँ, यहाँ से कोई रे टकरा के वापस नहीं आएगी क्योंकि ये खाली जगह है। ये हमने जो मिरर है उसको आगे एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, केवल परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए ये आगे बढ़ाया गया है, बाकी यहाँ पे कोई दर्पण नहीं है। ठीक है, तो पहली रे जो गई यहाँ से आएगी, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से बहुत सारी रे यहाँ से टकरा के आएंगी, और वो आती हुई कहाँ से दिखेगी, इमेज से दिखेगी। तो मुझे इन रे से कोई लेना देना नहीं, मुझे लास्ट वाली रे चाहिए। जो लास्ट वाली रे होगी वो टकराने के बाद
ऐसी निकल जाएगी, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगी। तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा, ये जो एरिया होगा, ये कहलाएगा आपका फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू यानी कि इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आएगा उसको तो इसकी इमेज दिखाई देगी, लेकिन इसको खुद की इमेज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि दर्पण इतना सही है। आप खुद ऑब्जर्व करिए, दर्पण ऊपर लग रहा है और मैं यहां बैठा हूं, तो इसका मतलब मुझे मेरी इमेज दिखाई नहीं देगी, ठीक है। दिखाई किसको देगी? जो दर्पण के ऊपर वाले क्षेत्र में, उसको वहां बैठा हुआ एक आदमी और दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कहलाता है इसका फील्ड ऑफ व्यू। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। इसको पहले आप नोट कीजिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। चलिए, फील्ड ऑफ व्यू के आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या है। ये दर्पण रखा है, दर्पण कितने मीटर का है? 2 मीटर हाइट का दर्पण है, और कितनी ऊंचाई पर रखा है? 1 मीटर हाइट पर रखा है, ठीक है। क्योंकि इस बात पे भी फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड करता है कि वो कितनी ऊंचाई पर दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। और ये एक ऑब्जर्वर है जो कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 2 मीटर दूरी पर दर्पण से बैठा हुआ है, ठीक है। कोई वस्तु रखी है, ये हमने इसको नाम दे दिया O। अब क्या ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ठीक है। और ये 4 मीटर दूरी पर एक पथ है जो लंबवत है इसके, बिल्कुल, ठीक है। ये लंबवत है, 90 डिग्री पथ जा रहा है, और इस पथ पर एक प्रेक्षक चल रहा है, ऑब्जर्वर चल रहा है, इस पथ पर सीधा सीधा चल रहा है ऐसे, ठीक है, जा रहा है। तो इसको इस दर्पण में अपनी इमेज कितने क्षेत्र में दिखाई देगी, यानी कितनी दूरी में दिखाई देगी, वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां प्रेक्षक को स्वयं की इमेज दिखाई देगी। वो दूरी कौन सी होगी, कितनी दूरी पर? इस पथ की वो लंबाई ज्ञात करनी है जहां पे इस प्रेक्षक को स्वयं की इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो देखते हैं वो इमेज क्या, वो दूरी क्या होगी। तो इमेज फॉर्मेशन का तरीका क्या है, देखिए, सबसे पहले एक रे निकलेगी ऐसे, ठीक है। वो रे टकरा के आती हुई यहां से दिखेगी और टकरा के ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, इस तरह से। ये टकराई, पहले एंड पॉइंट पे मिला है, बीच में भी और रे जारी होंगी, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सारी की सारी इसी के अंदर आएगी। तो पहली रे कहां से बनाएंगे आप? सबसे एंड पॉइंट से। वो आती हुई कहां से दिखी? यहां से। तो यहां हमारी इमेज बनेगी। पहली चीज तो इमेज कहां बनेगी, कितनी दूरी पर बनेगी, ये भी देख लीजिए आप। कितनी दूरी पर बनेगी आपको पता है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है, यानी कि 2 मीटर दूरी पर इमेज बनेगी। अब दूसरी जो है रे हम ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है। कहां पे निकालेंगे? बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे। और ये कहां जाएगी? देखिए, यहां से आती हुई दिखेगी और ये ऊपर निकल जाएगी। यानी कि ये जो एरिया है, ये वह दूरी है, यही आपका क्या है? फील्ड ऑफ व्यू है। यही वह दूरी है जहां पर इस प्रेक्षक को अपनी इमेज दिखाई देगी। बल्कि यहां होगा तो नहीं दिखाई देगी, इसके ऊपर भी इसको नहीं दिखाई देगी। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दूरी मान लेते हैं हम। मान लीजिए ये दूरी y है पूरी, और ये दूरी जो है वो x है, ठीक है। ये दूरी x है और ये दूरी y है। अब देखिए, आपको समरूप त्रिभुज पता होंगे, तो समरूप त्रिभुज ध्यान से देखिए कि ये वाला त्रिभुज देखिए, ये थीटा है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज देखिए, ठीक है, इसमें मैं ये वाली भुजा और ये भुजा का अनुपात ले रहा हूं। और ये पूरा त्रिभुज देखिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। देखिए, एक कोण 90, एक कोण थीटा, और दो एंगल अगर सेम हो जाते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो वो त्रिभुज कैसा हो जाता है? समरूप हो जाता है। देखिए, तो ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। समरूप होने के बाद देखिए, यानी कि इन दोनों का अनुपात और इसकी भुजा और इसका अनुपात बराबर रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, 1/2 हमने लिखा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर इसकी भुजा x बटा ये पूरी दूरी है ना, और ये पूरी दूरी कितनी हो गई? 8, यानी x बटे 8। फिर से देखिए, 1/2 बराबर होगा x बटे 8 के, तो ये कट जाएगा आपके पास 4, यानी x बराबर आ गया 4 मीटर। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये आंसर नहीं है, ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू जो है हमारा वो ये वाला है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो y निकालने के बाद आएगा, y माइनस x हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब y निकालते हैं। y के लिए देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये जो दिख रहा है ऊपर वाला, और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। कैसे? ये 90 और ये कोण अगर θ2 कह दूं, तो ये दोनों का कॉमन कोण है और ये एक 90 है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। वापिस देखिए, ये वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज क्या हो जाएगा?
समरूप हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये बटा ये, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है 3 मीटर, तो हम लिख देते हैं 3/2, ठीक है। इसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज में लिखा जाएगा पूरा y बटा ये दूरी, ठीक है 8। तो ये कट गया 4, यानी y की वैल्यू आ गई 12 मीटर। ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर जो है फील्ड ऑफ व्यू वो हमारा है 12 - 4, यानी कि हाँ 8 मीटर। हमारा आंसर आएगा 8 मीटर। तो ये क्षेत्र कितना है, ये क्षेत्र आपका है 8 मीटर। 8 मीटर वह दूरी है जहां पर इस ऑब्जर्वर को अपनी इमेज पूरी तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए एक बार, फिर आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये दर्पण रखा हुआ है, दर्पण कितने डिग्री पर रखा हुआ है, 37 डिग्री पर। इसको थोड़ा समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। 37 डिग्री पर रखा हुआ है, एक ऑब्जर्वर है हमारे पास, प्रेक्षक, वो यहां से चलना स्टार्ट करता है इस तरफ, और उसका वेग जो है, वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मिरर की लंबाई कितनी है 5 मीटर। तो हमें ये बताना है प्रेक्षक को स्वयं की इमेज कितने समय तक दिखाई देगी। देखिए यहां से चलना चालू करेगा तो इसको इमेज अपने कितनी समय तक दिखाई देगी वो आपको निकालना है। तो देखिए अब मैं सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूं कि अगर मान लो मिरर सीधा होता, अगर मिरर सीधा होता तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ऐसे होता, ठीक है, बिल्कुल सीधा। इस क्षेत्र में जो भी आएगा उसको अपनी इमेज दिखाई देगी, खुद की इमेज देखने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको, इस दर्पण को ऐसे रखता हूं, तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये दूरी जो है, ये दूरी, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू, ये दूरी इसका फील्ड ऑफ व्यू। ये दूरी निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है। ये दूरी कितनी होगी, देखिए ये मैंने बनाया है 90 डिग्री, जैसे यहां बनाया, कुछ भी नहीं है। इस मिरर को ऐसे उठा के ऐसे रख दिया है, ठीक है। ये 90 है, क्योंकि इसके इस एरिया में जो भी आएगा उसको, इसका फील्ड ऑफ व्यू यही है, ठीक है। इस एरिया में जो भी आएगा उसको खुद की इमेज दिखाई देगी, सिंपल सीधा दर्पण है तो। और अगर दर्पण इस तरह रखा है तो इस एरिया में बिल्कुल पैरेलल बनाइए लाइनें, ठीक है। तो ये दूरी आपको निकालनी है। तो ये दूरी कितनी होगी, देखिए इससे देखिए, तो ये दूरी जो होगी ये 5 है, ये 5 है, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण निकालना है, लगाइए आधार और कर्ण, यानी कि आपके पास आएगा ये जो फील्ड ऑफ व्यू है इसको मैं मान लेता हूं ये x है, ठीक है। तो x क्या आएगा, देखिए 5/x बराबर है ना, 5 इसका क्या है आधार है और x क्या है इसका कर्ण है, ठीक है। क्योंकि 90 ये है, 90 के सामने वाला आपके क्या बनेगा, कर्ण बनेगा, और इसको आधार मान लेते हैं। तो ये आएगा cos 37, ठीक है। और ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 5/cos 37, यानी कि 5/5 sec 37 है ना, ये या तो यही वैल्यू रख देते 5। और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए मैं आपको एक ट्रायंगल समझा देता हूँ, ये 37 है। तो ये भुजा जो होती है 3 होती है, ये 4 होती है और ये 5 होती है। इससे आप cos 37 की वैल्यू लिख सकते हैं, cos 37 की वैल्यू होगी 4/5। तो ये लिखा जाएगा 4/5, यानी कि x की वैल्यू आ गई 25/4। ये तो आपका फील्ड ऑफ व्यू आ गया, यानी कि दूरी आ गई, ठीक है। अब आपको वेग दे रखा है तो समय निकल जाएगा। समय क्या होगा, समय होगा आपका x इंटू वेग। x कितना है 25/4 इंटू उसका जो वेग है वो 2 है। तो आंसर आएगा, इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, इसको काट देते हैं। चार बटे 5, ठीक है, 50/4 यानी कि 25/2 सेकेंड आपका आंसर है, ठीक है। 25/2 सेकेंड तक आप इसको अपनी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक थोड़ी सी गलती हुई है, समय का जो फॉर्मूला होगा वो दूरी बटे वेग होगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे, ध्यान रखिए। दूरी जो है वो है 25/4 इंटू जो वेग होगा वो वेग आपके पास आया था 2, तो आपके पास आंसर आएगा 25/8 सेकेंड,
इतना समय तक ये अपनी इमेज यहाँ पे देख पाएगा, इतने समय तक ये दूरी तय करेगा। ठीक है, ये दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो लगेगा 25/8। थोड़ा सा ध्यान रखिए, गलती हुई है, x/v यानी कि दूरी बटे वेग आपके पास समय आएगा। तो दूरी आ गई 25/4, उसमें भाग लगा दीजिए 2 का, तो 25/8 आपके पास समय आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, समझा देता हूँ पहले। ये अगर आपकी घर की सीलिंग है, मान लीजिए ये आपकी घर की सीलिंग है, छत है, ठीक है, उस पर एक बल्ब जल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे एक मिरर लग रहा है। मिरर लग रहा है तो इसका कुछ प्रभाव या रोशनी यहाँ पे चमक दिखाई देगी, पहली चीज तो। ठीक है, जो स्पॉट दिखाई देगा वो इस एरिया में कहीं दिखाई देगा। तो ये पूछ रहा है कि वो जो स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे स्पॉट दिखाई देगा। ये एक रे आएगी सीधी इसके एक कॉर्नर पे और टकरा के वापस लौट जाएगी। ठीक है, दूसरी रे जो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, तो वो कहाँ जाएगी, वो देखिए, ये अगर इसका नॉर्मल है, ये इसका अभिलंब है, तो अगर ये थीटा पे आई तो थीटा पे चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ये ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये भी कोण कितना बनेगा, थीटा। तो ये एरिया जो होगा वो ब्राइट दिखेगा, पहली चीज। ठीक है, छत की जो सीलिंग होगी वो ब्राइट दिखेगी, उस पर चमक दिखाई देगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, यदि मिरर को ऊपर या नीचे खसका दिया जाए तो इसके ब्राइट एरिया पर के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सवाल ये कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा। मान लीजिए मैं इस मिरर को नीचे कर देता हूं, उसमें ऊपर या नीचे दोनों दे रखा है, तो मैं इस मिरर को नीचे ले लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने इस मिरर को यहां ले लिया, ठीक है, मैंने इसको नीचे मूव करा दिया, तो अब क्या होगा, अब वापस से रे आई, वापस से रे आई, जो सीधी आई वो सीधी यहाँ आके टकराई और ऊपर वापस निकल गई। ठीक है, दूसरी रे जो आई वो इसके कॉर्नर पर आई, कॉर्नर पर आई, कॉर्नर पर आने वाली अगर वो यहीं मिल गई तो क्षेत्रफल वही रहेगा। ठीक है, और अगर वो यहाँ मिली तो क्षेत्रफल घट जाएगा, और अगर वो यहाँ कहीं मिली इस जगह पे तो इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो ये जो रे आई है वो ऐसे आई है और ऐसे वापस लौट गई है। ठीक है, सॉरी लौटी नहीं है, लौटेगी तो वो इस एरिया में। तो मान लेते हैं हम, देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, नया कंसेप्ट है बिल्कुल। तो मान लीजिए कि ये कोण अल्फा है। ठीक है, कोण तो सेम नहीं बनेगा, ये कोण अलग है और ये कोण अलग है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों जो त्रिभुज थे ये कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब ये सर्वागसम है तो ये नीचे वाला त्रिभुज भी क्या बनेगा, सर्वागसम बनेगा। इसका मतलब ये रे जो होगी वो यहीं से यहीं लौट जाएगी। ठीक है, इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, ये यहीं मिलेगी। अगर ऊपर वाला सर्वागसम है तो नीचे वाला भी सर्वागसम होगा। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ये क्षेत्रफल जो होगा वो वही रहेगा। देखिए ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कैसा होगा, अल्फा ही होगा। ये भुजा कॉमन है, ये 90 है। ठीक है, ये दोनों दूरियां बराबर है, इस तरह से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा लगता है कि कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम होना चाहिए, लेकिन क्षेत्रफल कम नहीं होगा। देखिए आपको बोर्ड के अंदर मेरे दो लाइटें चमक रही होगी जो मेरे सामने लग रही है, अगर मैं इसको पीछे भी कर दूंगा तो इसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, कम होगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि कम हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा, ध्यान रखिए। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ तो कम हो रहा है, पहली चीज तो कुछ ना कुछ तो कम हो रहा है। ये ब्राइट का एरिया कम नहीं हो रहा है, ये क्षेत्रफल कम नहीं होगा ब्राइट का। ठीक है, कुछ और चीज कम होगी। अब वो क्या चीज कम होगी उस पर बात कर लेते कि वो क्या चीज कम होगी। देखिए पहले जो रे आ रही थी बहुत सारी आ रही थी, है ना, पहले जो रे आ रही थी ये थीटा एंगल था, और अब ये जो रे आ रही है ये कोण कितना है, अल्फा। यानी कि आपको पता है कि थीटा बड़ा होगा किससे, अल्फा से। देखिए थीटा ये है, जेड बन रहा है पूरा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये अल्फा है तो ये अल्फा है। तो पहले जो रे आ रही थी वो थीटा कोण पे आ रही थी, यानी कि थीटा बड़ा था, तो पहले रे ज्यादा आ रही थी, अब रे क्या हो रही है, कम आ रही है, इसी एरिया में रे आ रही है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। तो इस रे में कम आ रही है ये, तो इसकी तीव्रता कम हो जाएगी, यानी कि जो ब्राइट एरिया है, ब्राइट एरिया की तीव्रता कम हो जाएगी, ब्राइट एरिया की तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन
इसके क्षेत्रफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना क्षेत्रफल पहले था उतना ही क्षेत्रफल अभी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है इस लेक्चर में। इसके आगे के आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आगे का पूरा कंसेप्ट समझाया गया है। और मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया है। इसका आगे का पार्ट अगर आपको देखना है तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप देख लीजिए। ठीक है, और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो उसको एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।